दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर यूरोप का कोई देश नाटो जैसे बड़े संगठन से बाहर जाने की बात करे तो उसकी गूंज कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है। स्लोवानिया में कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलाब ने हाल ही में एक बयान दिया कि वो देश की नाटो सदस्यता पर एक जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। यानी अब यह फैसला जनता के हाथ में होगा कि स्लोवानिया को इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। और इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला ब्रिक्स जैसे देशों पर भी असर डाल सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन ये सिर्फ एक वोट नहीं, यूरोप के लिए एक बड़ा अलार्म है, जो न सिर्फ स्लोवानिया बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा और एकता पर असर डाल सकता है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे लंबी राजनीतिक उठापटक है, जो 2022 में शुरू हुई। उस साल चुनाव में रॉबर्ट गोलाब एक नए चेहरे के रूप में सामने आए और पुरानी सरकार को हटाकर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने और पारदर्शिता को बढ़ाने का वादा किया। उनकी नई पार्टी फ्रीडम मूवमेंट को 41 सीट मिली और फिर उन्होंने दो और पार्टियों सोशल डेमोक्रेटिक्स और द लेफ्ट के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन जल्द ही कमजोर होने लगा। टैक्स सुधार अटक गए, हेल्थ सिस्टम के अंदर कोई ठोस बदलाव नहीं आया और जजों की सैलरी जैसे जरूरी मुद्दे भी लटक गए। धीरे धीरे लोगों का भरोसा सरकार से हटने लगा और विपक्ष की ताकत बढ़ने लगी। इस बीच नाटो देशों के बीच एक नया समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि अब सभी देश अपने जीडीपी का करीब 5% हिस्सा डिफेंस यानी कि रक्षा पर खर्च करेंगे, जबकि स्लोवानिया अभी तक 2% पर भी नहीं पहुंच पाया था और 2024 में उसका डिफेंस बजट करीब 1.29% के करीब था, पूरे नाटो देश में सबसे कम। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 2030 तक अपने रक्षा खर्च को करीब 3% तक लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ पैसा सिविल यानी गैर सैनिक प्रोजेक्ट पर भी खर्च होगा। इस बात से उनकी सहयोगी पार्टी द लेफ्ट नाराज हो गई और उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव रखा कि जनता से पूछा जाए क्या वो इस बढ़े हुए रक्षा खर्च के लिए तैयार हैं या नहीं। गुलाब की पार्टी ने इसका विरोध किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहीं विपक्षी पार्टी एसडीएस, जो हमेशा नाटो का समर्थक रहा है, उसने इस जनमत संग्रह के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव संसद में पास हो गया और प्रधानमंत्री की स्थिति और कमजोर दिखने लगी। इसके जवाब में गुलाब ने एक बड़ा राजनीतिक दांव चला। उन्होंने खुद ही एक नया जनमत संग्रह घोषित कर दिया और इस बार सवाल और भी बड़ा था, क्या स्लोवानिया को नाटो का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा या तो हम सदस्यता निभाएंगे और खर्च करेंगे या फिर बाहर निकलने की तैयारी करें। इस बयान के बाद देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। विरोधी दलों और नाटो के समर्थकों ने इस कदम को खतरनाक और गैर जिम्मेदार बताया। विपक्षी नेता यानसान ने तो गुलाब को चुनौती दी कि इस वोट को सरकार के विश्वास मत से जोड़े, लेकिन गुलाब ने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या स्लोवानिया सच में नाटो छोड़ सकता है। अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो नहीं, क्योंकि स्लोवानिया का संविधान यह कहता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने के लिए करीब 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। इस मुद्दे पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ स्लोवानिया की राजनीति ही नहीं, बल्कि जनता की सोच भी दो भागों में बटी हुई है। एक हालिया सर्वे में करीब 44% लोग रक्षा खर्च को बढ़ाने के खिलाफ हैं, जबकि लगभग 40% लोग इसके समर्थन में हैं। यानी जनता खुद असमंजस में है। और अगर बात नाटो मेंबरशिप की हो तो यह चौंकाने वाली बात है कि पूरे नाटो संगठन में सिर्फ स्लोवानिया ही एक ऐसा देश है जो सबसे कम उत्साही देशों में से एक माना जाता है, जहां के लोग नाटो को लेकर उतना आश्वस्त नहीं रहते हैं जितना पश्चिमी यूरोपीय देश हैं। इसी बटे हुए माहौल का फायदा प्रधानमंत्री रॉबर्ट गोलाब भी उठाना चाहते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका यह जनमत संग्रह असल में कोई ठोस नीति बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि विरोधियों को उनकी ही शैली में मात देने के लिए एक पॉपुलिस्ट चाल है। गुलाब की खुद की पार्टी शायद नाटो से बाहर निकलने के खिलाफ वोट करेगी,
लेकिन फिर भी ये राजनीतिक खेल चलाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्सिट के समय हुआ था, वहाँ भी जनमत संग्रह सिर्फ जनता की राय जानने के नाम पर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक और आर्थिक तूफान उठा जिसने पूरे यूरोप की दिशा बदल दी। स्लोवानिया का मामला भी वैसा ही विस्फोटक साबित हो सकता है, एक छोटी सी चिंगारी जो पूरे यूरोप की सुरक्षा और राजनीतिक संतुलन को जला सकती है। अब अगर इस मुद्दे पर वैश्विक नजरिए से देखें तो स्लोवानिया का यह कदम ब्रिक्स जैसे उभरते संगठनों के लिए एक बड़ा संकेत है। जहां नाटो और अमेरिकी देश सैन्य खर्च को बढ़ा रहे हैं, वहीं ब्रिक्स जिसमें भारत, चीन, रूस और अन्य कई देश शामिल हो रहे हैं, आर्थिक साझेदारी और मल्टीपोलर दुनिया की ओर बढ़ रहा है। स्लोवानिया जैसे देश अगर नाटो जैसे संगठन की नीति पर सवाल उठाते हैं तो ये ग्लोबल पावर बैलेंस के लिए एक चेतावनी हो सकती है। भारत और चीन जैसे देश पहले ही अमेरिका की नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यूरोप के अंदर भी नाटो की एकता में दरार आती है तो इसका असर अमेरिका की ताकत और पश्चिमी दुनिया की रणनीति पर साफ दिखेगा। अमेरिका शायद इस तरह के जनमत संग्रह को कमजोर नेतृत्व का संकेत माने, जबकि चीन और रूस इसे पश्चिमी ब्लॉक की कमजोरी के रूप में प्रचारित करेंगे। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि स्लोवानिया नाटो में रहेगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या पश्चिमी गठबंधन अब पहले जितना मजबूत रह पाएगा, और क्या भारत जैसे देश जो कभी गुटनिरपेक्ष रहे हैं अब ब्रिक्स के जरिए अपना कद लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, और क्या वे इस नई उथल पुथल का फायदा उठा सकते हैं। भारत पहले ही ग्लोबल मंचों पर खुद को एक स्वतंत्र लेकिन प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे समय में जब नाटो के भीतर ही दरार पड़ रही है तो भारत जैसे देश इस मौके को अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कूटनीति हो, निवेश हो या व्यापार। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और स्लोवानिया के बीच आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। मार्च 2025 तक भारत ने स्लोवानिया को करीब 64.1 मिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि उनसे सिर्फ 25.1 मिलियन का सामान ही इंपोर्ट कराया। यानी भारत के पक्ष में एक सकारात्मक व्यापार संतुलन बन रहा है। भारत से स्लोवानिया को दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स, केमिकल जैसे उत्पाद भेजे जाते हैं, जबकि स्लोवानिया से भारत को मशीनरी, आयरन और स्टील जैसा सामान मिलता है। ऐसे में अगर स्लोवानिया की विदेश नीति या नाटो में स्थिति बदलती है तो उसका सीधा असर भारत जैसे व्यापारिक साझेदारों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि यह मुद्दा सिर्फ यूरोपीय राजनीति तक नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक दिशा को भी छूता है। अब अगर नजर डालें स्लोवानिया और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों की, तो इन दोनों देशों के बीच ज़्यादा मजबूत संबंध कभी नहीं रहे। 2017 में चीन की बड़ी कंपनी हाइसेंस ने स्लोवानिया के घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी जोरेंजी को खरीदा था। ये अब तक का सबसे बड़ा चीनी निवेश माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी 2023 तक चीन का कुल निवेश सिर्फ 300 मिलियन के आसपास ही रहा, यानी बहुत कम। स्लोवानिया की सरकार और जनता अक्सर चीन के प्रोजेक्ट्स और निवेशों को लेकर संदेह जताते हैं, खासकर जब बात आती है बुनियादी ढांचे की। व्यापार की बात करें तो स्लोवानिया में चीन से आयात यानी कि इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, जबकि चीन को निर्यात यानी एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ है। यानी चीन से सामान मंगवाना तो बढ़ता गया, लेकिन स्लोवानिया का सामान चीन में नहीं बिक पाया। इसका नतीजा ये हुआ कि स्लोवानिया को भारी व्यापार घाटा होने लगा और वो चीन के सामानों पर ज़्यादा निर्भर हो गया। दूसरी तरफ चीन का बाजार आज भी स्लोवानिया की कंपनियों के लिए मुश्किल और सीमित बना हुआ है, जिससे स्लोवानिया को अपने निर्यात में ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। इस सबसे साफ होता है कि स्लोवानिया के अंदर होने वाले जनमत संग्रह का असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला यूरोप, अमेरिका और दुनिया की पावर पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेगा। तो अब आप क्या सोचते हैं? क्या स्लोवानिया को नाटो जैसे संगठन से अलग होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनानी चाहिए, या उसे इस गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं जो दुनिया की राजनीति, शक्ति संतुलन और आने वाले बदलाव की परतें खोलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।